हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम 18 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। रिमेंबर, अगर आप करंट थीम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स चल रहे हैं उनको कवर नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी मार्किंग ऑल द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस राइट इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन तक आते आते काफी इंपॉर्टेंट थीम्स आप भूल चुके होंगे कि क्या न्यूज में था। जैसे अब जब से वॉर चल रहा है, एवरीवन हैज फॉरगॉटन अबाउट द टैरिफ वॉर, कि टैरिफ का इशू चल रहा था। अब एग्जाम तक आप भूल जाओगे टैरिफ वाली चीज। देन रशिया यूक्रेन वाली चीज लोग भूल चुके हैं। अब सबका फोकस मिडिल ईस्ट पे है। यू विल फॉरगेट अबाउट यूक्रेन का मैप क्या है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट थीम्स कवर करना जरूरी है और उनको ध्यान रखना जरूरी है, उनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। दिस इज आवर प्रोफाइल। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, with reference to carbon capture, utilization and storage, CCUS consider the following statement। हमने पहले भी कवर किया हुआ है। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज। जो इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज है वहां से कैप्चर करते हैं। इट इज प्राइमरली यूज फॉर एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है थोड़ा डिफरेंट कि नहीं, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर से एमिशंस को कैप्चर करता है। The third one is it can include storage of CO2 in underground geological formations। कि भाई ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है वहां पे इसको स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। अब आपको उसमें बताना है कितने स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें क्या है कि दो स्टेटमेंट सही है। आपको ध्यान देना होगा कि इन दोनों में से तो एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों में से जो है, आप एग्रीकल्चर से ना होकर ये इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज के लिए है मेनली, जहां बल्क में एमिट हो रहा है कार्बन। तो पहला आपका सही है। सेकंड वन इज इनकरेक्ट, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, फीजिबल नहीं है। देन थर्ड वन इज, अब यहाँ पे आप देखो नाम में ही है स्टोरेज, कि आप इसे कैप्चर करो, यूटिलाइज करो या फिर स्टोर करो। यहाँ पे क्या करना है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो होते हैं वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या, ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है इस ऑप्शन के फॉर्म से। कैप्चर्ड CO2 क्या है, जैसे मान लो इसका प्रोसेस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं एमिट हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपने कैप्चर किया, ट्रांसपोर्ट किया वाया पाइपलाइन या शिप्स, और यूटिलाइजेशन के लिए, या तो यूटिलाइजेशन के लिए जैसे मान लो ब्रिक्स बना दिया, कुछ चीज का यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर दिया, या फिर उसको आपने स्टोर कर दिया। ओके, लेट से यूरोप से आपने कैप्चर किया और उठा के इंडिया में ले आया, उसको यूज कर लिया। या दिल्ली से कैप्चर किया, मुंबई से कैप्चर किया, फिर किसी ऑयल फील्ड जो है, पुराना ऑयल फील्ड है, कोल फील्ड है, वहां पे जो है आपने जाके उसको नीचे जो है अंडरग्राउंड उसको यूज कर लिया। उसको डिप्लीटेड ऑयल, जो गैस फील्ड्स होते हैं, डीप सलाइन एक्वीफर्स होते हैं, वहां पे इनको स्टोर कर देते हैं। ओके, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। Now coming to question number 2, with reference to global climate commitments, consider the following statement। तो चार स्टेटमेंट है आपके पास। पहला, पंचामृत इज लीगली इन्फोर्सेबल ट्रीटी अंडर UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकेंड, इट रिप्लेसेस इंडियाज NDC कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट्स। ठीक है। थर्ड क्या है, इट मैंडेट्स यूनिफॉर्म एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर ऑल कंट्रीज। फोर्थ, it reflects differentiated responsibilities based on national circumstances। So please pause and mark your answers। ठीक है। देखो, पहला स्टेटमेंट है कि पंचामृत इज लीगली इन्फोर्सेबल ट्रीटी अंडर UNFCCC, ये गलत है। ये गलत है। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताओ UNFCCC ट्रीटी किस साल आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड, इट रिप्लेसेस इंडियाज NDC कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, ये भी गलत है। ये NDC कमिटमेंट इंडिया के जो है उसको रिप्लेस नहीं करता है, बट कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। थर्ड, इट मैंडेट यूनिफॉर्म एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर ऑल कंट्रीज, ये भी गलत है। हर कंट्री के अलग अलग टारगेट्स हैं। डेवलप कंट्रीज के आप देखोगे कि ज्यादा टारगेट्स थे, एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैज लेस टारगेट्स। फोर्थ, इट रिफ्लेक्ट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन नेशनल सर्कमस्टांसेस, तो यही बात है। थर्ड एंड फोर्थ में देखो, यूनिफॉर्म नहीं है बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, ओनली वन। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है वो भी UNFCCC के अंदर ही आया था। नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। Consider the following countries: Saudi, Egypt, Argentina, UAE. Then which of the following are part of, which of the above are part of the expanded BRICS plus membership? जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया, ये आप लोगों को होपफुली पता होगा, उसको ब्रिक्स प्लस बोल रहे हैं। कह रहा है इसमें जो है कौन कौन से उसके पार्ट हैं। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। आप सभी लोगों को होपफुली अवेयरनेस होगा इसका। ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका सऊदी, इजिप्ट और यूएई। जो सऊदी है, इजिप्ट है और यूएई है, ये तो मेंबर बन गए ब्रिक्स प्लस के। अर्जेंटीना नहीं है, अर्जेंटीना को इनवाइट मिला था बट उसने डिक्लाइन कर दिया, नहीं बनाया वो। अब आपको पता होगा सबसे पहले इसका नाम जो था वो ब्रिक था। ओके, ब्रिक। देन साउथ अफ्रीका ऐड हुआ इसमें। आई गेस ईयर वाज
2010, आप चेक करके कंफर्म करके हम कमेंट कीजिए। सो ब्रिक्स बना, देन अब जो है इसमें अदर कंट्रीज आ गई हैं, तो ये बन गया ब्रिक्स प्लस। अब ब्रिक्स प्लस में और कौन सी कंट्रीज हैं, तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथियोपिया। ना इथियोपिया काफी लोगों ने सुना ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया। अर्जेंटीना को इनवाइट मिला था लेकिन ऑप्टेड आउट, तो ऐसा नहीं कि आपने न्यूज में सुना था अर्जेंटीना तो आप एजुकेटेड गेसिंग लगा के मार दोगे, ध्यान रखना अर्जेंटीना नहीं बना था, और यूपीएससी इस नॉलेज को चेक कर सकता है। देन ब्रिक्स से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट जो बॉडी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आपको पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स का है, और इसकी जो चेयरमैनशिप है वो ईयरली रोटेट होती है, और करंटली इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप है, जो आपका ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है। ओके। Now coming to question number 4, with reference to parliamentary privileges, consider the following statement. तो चार स्टेटमेंट है आपके पास। पहला, MPs have absolute freedom of expression even outside parliament. Second, privileges are codified completely in the constitution. Third, courts can freely question proceedings inside parliament. Fourth, freedom of speech in parliament is subject to rules of procedure. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट जो है आपका कि एमपीज हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन आउटसाइड पार्लियामेंट, ये गलत है। आर्टिकल 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें क्या कहा गया है कि एमपीज एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड पार्लियामेंट, नॉट आउटसाइड पार्लियामेंट। सेकंड, प्रिविलेजेस आर कोडिफाइड कंप्लीटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। एंड यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि प्रिविलेजेस जो हैं वो लार्जली अनकोडिफाइड है, एंड उसके कारण क्या होता है कि डिस्क्रिशन हो जाता है स्पीकर का। एंड आपने आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी डेवलप कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कोडिफाई कर लिया है प्रिविलेजेस। थर्ड, कोर्ट्स कैन फ्रीली क्वेश्चन प्रोसीडिंग्स इनसाइड पार्लियामेंट, ये गलत है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर वाली चीज है, इस कारण से कोर्ट्स जो है आर्टिकल 122 में क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड्स, नहीं कर सकते क्वेश्चंस। फिर फोर्थ, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये सही है। देखो जो स्पीकर जो रूल्स बनाता है, हाउस जो रूल बनाता है, उसके अंदर जो है रूल कंटेंड होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो और स्पीकर कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई पावर नहीं। स्पीकर जो है सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। इवन स्पीकर जो है एक्शन लेके प्रिविलेज मोशन भी ला सकता है, तो अपोजिशन मेंबर्स भी ला सकते हैं। तो इस कारण से ये ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए ओनली वन। एग्जाम में आप लोग ध्यान देना, कई बार क्या होता है 5-6 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, तो आप लोग ये भूल जाते हो फ्लो फ्लो में कि अगर ये 4 सही है तो 5वां भी सही होगा, एक स्टेटमेंट या इनकरेक्ट है, तो इस तरह की चीजों पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आप लोगों को। 5वां क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सबरीमाला टेम्पल, अगेन न्यूज में है, सुप्रीम कोर्ट इसको लेके रिव्यू करने वाला है। सो कह रहा है सबरीमाला टेम्पल को लेके केरला में इलेक्शंस भी हैं, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि टेम्पल जो है डेडिकेटेड है लॉर्ड अयप्पा को। Then second is it is managed by Travancore Devasam Board, and third is it is located in the Western Ghat region. अभी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो रहा था कि वेस्टर्न घाट है या ईस्टर्न घाट है। सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। द राइट आंसर फॉर दिस इज कि अब आपको पता होगा कि लॉर्ड अयप्पा इन्हीं को ये डेडिकेटेड है टेंपल। ओके, सो दिस वन इज करेक्ट। इनको माना जाता है कि सेलिब्रेट थे, इनको सेलिबेसी के वायलेट करने के चक्कर में ही लोगों ने इसको अपोज किया था कि इनकी सेलिबेसी थ्रेटन होती है विमेन को अलाउ करने से। दैट वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय द अपोजिंग पार्टी। देन द सेकंड इज इट इज मैनेज बाय त्रावणकोर, तो यह मैनेजमेंट बॉडी जो है यही है, त्रावणकोर देवासम बोर्ड है। एंड थर्ड वन इज इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट रीजन, तो ये भी सही है कि ये वेस्टर्न घाट रीजन में है। अब ये क्या है कि पेरियार पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व एरिया में ही है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। अब डिवोटीज को ट्रेडिशनली क्या करते हैं इसमें कि दे ऑब्जर्व 41 डे व्रतम, ओके, जो ऑस्टेरिटी पीरियड होता है 41 डेज का होता है। अगर किसी को विजिट करना है तो उसके इसमें ऐसा रखा जाता है फास्ट की तरह से, मुझे काफी चीजें उसमें छोड़नी होती है, जैसे मान लो कि विदाउट स्लीपर्स दे आर देयर। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल पिलग्रिमेज है ये वर्ल्ड में, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये, मंडाला मकारा विलक्कू, ठीक है। तो मंडाला मकारा विलक्कू करके सीजन होता है, उस सीजन में किया जाता है। सो ऑल थ्री विल बी द राइट आंसर। ओके। Now coming to question number 6, with reference to constitution bench, consider the following statement. तो तीन स्टेटमेंट आपके पास। पहला, constitution bench consists of at least 5 judges of the Supreme Court. Second, it is constituted only to hear criminal cases. Third, it is required for interpretation of substantial questions of constitutional law. So please pause and mark your answer. Right. तो देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच
क्रिएट करने के लिए कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में दे रखा है। सेकेंड, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली टू हियर क्रिमिनल केसेस, ये गलत है। ठीक है, इट इज नॉट लिमिटेड टू क्रिमिनल केसेस, वाइडर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर्स, सिविलियन मैटर्स को भी उठाया जा सकता है इसके अंदर। अभी जैसे सबरीमाला वाला केस था, ये सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं था, ये इंटरप्रिटेशन था रिलीजियस डॉक्ट्राइन का, तो इसको भी ले सकता है ये। फिर थर्ड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सही है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने देखा होगा केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हो गया, मनिका गांधी केस था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मिनर्वा मिल्स केस था हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन टीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये सारे जो है ये इंटरप्रिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, तो इन सबको उठाता है ये। एंड करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी, ओनली 2। So on that note, thank you everyone. Do like, share, and subscribe.